हाँ जी बच्चे, आज हम अपने एक नया सेल ऑर्गेनल शुरू कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे अपना गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। हम लोगों ने अपने दिमाग में एक पॉइंट सेट करके रखना है कि हमने अपना जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया था बेटा जी, उस टॉपिक का नाम है बेटा यहाँ पे अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। इस वर्ड का क्या मतलब है कि या तो वो सेल ऑर्गेनल पैदा ही किसी और सेल ऑर्गेनल की वजह से हो रहा है, या फिर हम ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि एक सेल ऑर्गेनल आधा काम कर दिया, अब आधा काम कौन सा करेगा? यहाँ पे दूसरा सेल ऑर्गेनल करने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जो सेल ऑर्गेनल पढ़ा है बेटा, जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपने कहा सर वो सेल ऑर्गेनल यहाँ पे दो प्रकार का हमने पढ़ लिया, या तो होता है बेटा जी आरईआर या फिर होता है यहाँ पे अपना एससीआर। आपने कहा सर आरईआर का मतलब होता है कि उसका सरफेस जो होता है वो रफ होता है और उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ होता है, और अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम बैठा है मतलब वो वहां पे प्रोटीन्स को बनाएगा। अब प्रोटीन बन के आरईआर से कहां जाएंगे बेटा? वेसिकल पैक होके बाहर निकलना चाहेंगे यहाँ पे, बट उन प्रोटीन्स को कहां भेजना है, उन्हें पैक करने का काम, और उनमें अगर कोई और फर्दर चेंज करने, आप कहोगे सर क्या चेंज करने होंगे, तो मेरा आंसर निकल के आता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। आप लोग याद करो सेल मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ा था तो आपने ये कहा था कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता है, या तो बेटा जो प्रोटीन से अटैच होता है या फिर किससे होता है बेटा? लिपिड से अटैच होता है। आप वहां पे नाम क्या बोल रहे थे कशिश? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो मैं कहूंगा इस तरह से जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होना होगा, क्योंकि आप एससीआर को समझ के देखो, एससीआर के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बनता है बेटा जी, उसमें लिपिड भी बनता है, बट वो अलग अलग बने ना बेटा जी। प्रोटीन बन गया आरईआर के पास, लिपिड बन गया एससीआर के पास, कार्बोहाइड्रेट बन गया एससीआर के पास में, और वो सब चीजें ट्रांसपोर्ट कर दी गई किसके पास? यहाँ पे गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी उन्हें एक साइड से क्या करेगा? रिसीव करेगा, और उसके अंदर से जब वो पास ऑन होगी तो उसके अंदर जो भी चेंजेस करने होंगे उसे फंक्शनली एक्टिव करना होगा, उसे फंक्शनली वो एक्टिव करेगा, और अगर किसी डिफरेंट चीजों को मिला के जोड़ना होगा तो जोड़ने का काम भी कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी करेगा। एक और बात को समझते हैं, राइबोसोम के पास बनती है बेटा जी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इस नाम को पहले भी आप लोगों ने समझा है। जब अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है उस बॉन्ड का? नाम पेप्टाइड बॉन्ड। ए लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर कनेक्टेड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, उस चेन को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन। हमारे प्रोटीन्स अलग चीज है और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग चीज है। इसका क्या मतलब है? एक प्रोटीन में बी मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक प्रोटीन एक से ज्यादा भी चेन से मिलकर यहाँ पे बन सकता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इंसुलिन। नाम सुना हुआ आप लोगों ने इंसुलिन, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो एक हार्मोन है। पढ़ा है आपने इंसुलिन अपना कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में बनता है, बीटा सेल बनता है, बट वो प्रोटीन का बना होता है। उसकी तीन चेन होती है बेटा जी, ए चेन, बी चेन और सी चेन। अब सोचिएगा राइबोसोम ने तो क्या बनाया होगा? ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई होगी। वो बना के वेसिकल में पैक करके ईआर ने किसको भेज दी होगी? गोल्जी बॉडी को भेज दी होगी। गोल्जी बॉडी ने उन चेन्स को आपस में यूनाइटेड किया होगा, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया होगा, और उन चेन्स को मिला के जो नया स्ट्रक्चर बनाया होगा वो क्या बना बेटा? यहाँ पे इंसुलिन। तो ये सब पैकेजिंग करने का काम, उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम सारा कौन करेगा? यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी अलग से कुछ काम नहीं करेगा, वो जो काम आरईआर ने किया है, जो काम एचसीआर ने किया है, उसी काम को क्या करवाएगा? यहाँ पे अपना कंप्लीट करवाएगा। उस काम को क्या कराएगा? वो कंप्लीट कराएगा। उसे वेसिकल्स में पैक करने का काम करेगा, और उसे कहां भेजना है? सेल के बाहर भेजना है, या सेल के अंदर ही किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को भेजना है। उसे जहां भी भेजना होगा उसे डिलीवर करने का काम भी कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी करेगा। लाइक ए पोस्टमैन भी काम यही करेगा कि भाई किसको कहां भेजना है, ये सारा काम कौन संभालेगा? यहाँ पे गोल्जी बॉडी। हम निकनेम देते हैं गोल्जी बॉडी का बेटा जी यहाँ पे अपना, ये है बेटा जी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, पोस्टमैन ऑफ द सेल का काम करेगा यहाँ पे, और चीजों की डिलीवरी में क्या करता है? यहाँ पे हेल्प करने का। ये है इसके फंक्शन का, बट इसके फंक्शन टोटली वर्क करते हैं इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ईआर। ये फ्रीली काम नहीं कर रहा है, ये उसके साथ मिलके काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप वर्ड को याद रखो, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यूनाइटेड काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है, मिलके काम हो रहा है, अकेला अकेला काम नहीं हो रहा। शुरू करें टॉपिक को।
अब आपने कहा सर सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन की फिर दोबारा बात करते हैं। हमने बेटा वर्ड लिखा है यहाँ पे गोल्जी बॉडी, इसे हम लिख सकते हैं ये है बेटा गोल्जी एपरेटस। मैं इसे बोल सकता हूँ ये है बेटा जी गोल्जी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलेंगे ऐसा वर्ड यहाँ पे? क्योंकि गोल्जी बॉडी जो होता है कोई एक या दो सेल का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है, एक या दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज ए हाईली इंटरकनेक्टेड एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है जो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है बेटा जी। तो हमने कहा पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है बेटा जी। ये पूरा एक ग्रुप है यहाँ, तो हमने कहा एक एपरेटस है ये बेटा जी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। तो आपने कहा सर इसका नाम हमने गोल्जी क्यों रखा? तो सबसे पहले की बात है 1898 93 नहीं क्या बोला मैं 98 में साइंटिस्ट आया था बेटा जी यहाँ पे कैमलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या था यहाँ पे? कैमलियो गोल्जी। उसने सबसे पहले नर्व सेल की बेटा स्टेनिंग की और उसने स्टेनिंग करने के लिए जो स्टेन यूज किया उसका नाम क्या था? सिल्वर नाइट्रेट। और उसने उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। वो ये देखता है न्यूक्लियस के पास में कोई डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो एक रेटिकुलम है, एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। वो क्या है नहीं पता, क्या स्ट्रक्चर है नहीं पता, फंक्शन क्या है नहीं पता, बट उसने पहली बार उसे ऑब्जर्व कर दिया कि भाई नर्व सेल में मैंने देखा है स्टेनिंग के बाद में कुछ स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास यहाँ रेटिकुलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, साइंस थोड़ी और आगे बढ़ी, हमने उसे प्रॉपर्ली स्टडी किया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने देखा ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है क्या नहीं करता, मतलब सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पे पढ़ लिया बेटा। उसके बाद इसका नाम दिया गया यहाँ पे गोल्जी बॉडी। किसके नाम पे? कैमलियो गोल्जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। फिर यहाँ पे गोल्जी बॉडी, क्योंकि पहली बार देखने वाला कौन था इसे? यहाँ पे कैमलियो गोल्जी। इस तरह इसके नाम की बेटा जी बातें यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ पहला पॉइंट, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमलियो गोल्जी as a densely in reticulum structure present near the। हाँ जी बच्चा ऑनलाइन वाले, क्या सब कुछ विजिबल है सही से बेटा ब्लैक बोर्ड के ऊपर? यस सर। क्या सब चीज प्रॉपर्ली विजिबल है? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा बेटा। अरे भाई एक तो आप रिस्पॉन्ड करो बेटा। हाँ जी अभी गुड़िया बताओ क्या सब चीजें सही विजिबल हैं? अभी चारू, दुष्यंत, लक्ष्य, आशुतोष। यस सर। यस सर। यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके बच्चा, अगर बाई चांस कुछ बात हो तो बोलना बेटा जी, हम दूसरे कैमरे पे दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्योंकि दो दो कैमरे चलते हैं तो हैंडलिंग में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने आज इसे एक से ही बात कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आए तो बताना बेटा जी। आज सुनेगा बेटा जी, हमने कहा गोल्जी बॉडी को पहली बार इस तरह से उसने ऑब्जर्व किया है एंड नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कैमलियो गोल्जी। ठीक बात है यहाँ पे। अब पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे पढ़ लिया गया तो हमने इसे क्या देखा? तो हमने क्या देखा बेटा जी? It is a complex cytoplasmic structure made up of smooth membrane cisternae reticular tubules and vessels। अब यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड को समझते हैं हम यहाँ पे। कशिश गुड़िया, हमने पहला वर्ड बोला बेटा यहाँ पे स्मूथ मेम्ब्रेन सिस्टम। आप लोग जब ये कहते हो ईआर के बारे में तो आप ये कहते हो सर ईआर के केस में
मेम्ब्रेन स्मूथ होगी ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे रफ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। उसी के भी आपने नाम रखा था ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी भी आप रखे गए थे। तो हमने कहा बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है बेटा वो कैसे यहाँ पे उसकी स्मूथ होने वाली है। जो यहाँ पे रेटिकुलम स्ट्रक्चर होगा, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसका होगा बेटा जी यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का होगा। और यहाँ भी बेटा जी स्मॉल राउंड और ओवल शेप के सेक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनमें चीजों को फिल्टर करके बेटा सेंड यहाँ पे करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा जी आपके वेसिकल्स, क्या होंगे यहाँ पे वेसिकल्स होंगे। बट बात आती है सर इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी किससे बना होता है, तो हमें कहते हैं उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर यहाँ पे कोई है तो वो क्या है बेटा, जिसका यहाँ पे सिस्टर्नी, वो क्या है यहाँ पे सिस्टर्नी। अब इसकी लोकेशन की बात और करते हैं। कोई आपसे पूछे कि हम अगर एक सेल में ढूंढ के देखेंगे, हम एक सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि गोल्जी बॉडी कहाँ पे होगा, तो उसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी बेटा जी, नियर बाय ऑफ द न्यूक्लियस, नियर बाय ऑफ द। और हमें दिखाई देगा इसका सिस्टर्नी की दो साइड है, एक साइड फेस कर रही है टुवर्ड द न्यूक्लियस और दूसरी साइड फेस कर रही है टुवर्ड द पेरिफेरी, इनके मेम्ब्रेन की साइड में दूसरी फेस कर रही है और एक मेम्ब्रेन कहां होगी टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस और पेरिफेरी के बीच में कहीं मिलेगा आपको बेटा जी यहाँ पे, और इसका एक फेस किस साइड में होगा, टुवर्ड द न्यूक्लियस होगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जी वन फेस of sisterly is toward nucleus and another phase toward the periphery, बाहर की साइड में होगा दूसरा फेस। अब पॉइंट आता है सर हम यहाँ पे कहेंगे इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है किसका बना होता है बेटा जी यहाँ पे सिस्टर्नी का, तो हमें उसे समझना है कि वो कैसा कैसा होता है कैसा नहीं होता है। अब उसकी बात शुरू करते हैं। सपोज बेटा हमने जब सिस्टर्नी को पढ़ा तो हमने क्या देखा, यहाँ की सिस्टर्नी स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा अलग है, किससे बेटा जी यहाँ पे आपके ईआर से। किस तरह की, तरह सुनना बेटा, आपने पहला वर्ड बोला ये सिस्टर्नी का इस तरह से थोड़ा कर्व सरफेस होता है, उनके एंड जो होते हैं वो इस तरह से बेटा से हल्के से आपको यहाँ पे स्वेलर से ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा सर ये एक है, अब यहाँ पे अभी गुड़िया एक वर्ड को देखना, जितना जितना बेटा जी मैं यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ सिस्टर्नी का साइज क्या होता जा रहा है बेटा जी यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। तो हमने कहा एक्चुअली यहाँ पे दो है, हम जब फिजिक्स में लेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे लेंस की, तो हम उस लेंस की शेप के भी यहाँ पे बोलते हैं। ये वाला जो कर्व सरफेस है कैसा है बेटा लाइक के कॉन्वेक्स, और ये वाला सरफेस कौन सा हो गया यहाँ पे कॉनकेव, तो हमने उसकी शेप के भी यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे। चलो बेटा ये वाला जो सरफेस है वो कौन सा है यहाँ पे, इट इज द कॉन्वेक्स फेस। ये कौन सा है बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स फेस है। और हमने कहा गुड़िया ये वाला जो फेस है वो कौन सा है, कॉनकेव फेस है। ये बेटा हमें नाम रख दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। ठीक बात है वंशी का। आपने कहा सर ये फेस क्या करने वाला है, तो मैं कहूंगा जब भी ईआर के अंदर जो भी चीज बनी होगी, लाइक उसने लिपिड्स को बनाया, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया, उसने बेटा प्रोटीन्स को बनाया, वो चीज जब वेसिकल में पैक होके बेटा जी आएगी तो उसे रिसीव करने का काम तो करेगा ना। तो जब भी जो इनकमिंग वेसिकल होगा, जो भी बेटा जी इनकमिंग बायोकेमिकल होगा, इनकमिंग बायोकेमिकल होगा, वो केमिकल एक फेज से करेगा एंट्री। तो मैं डायग्राम को इस तरह का बना देता हूं कि अगर बेटा जी ये एक वेसिकल है जो यहाँ पे ऊर्जा बेटा इस तरह आगे प्रोसीड कर रहा है, और ये प्रोसीड करता करता इस तरह बेटा फिर मेम्ब्रेन से क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो आप कहोगे सर इसके पास जो भी मेटेरियल होगा फ्यूज हो गया, किसमें यहाँ पे सिस्टर्नी में। तो मैंने कहा जो भी चीज बनने वाली है अब यहाँ पे भाई ये रॉ मटेरियल आने लग रहा है बेटा जी, और वो रॉ मटेरियल बन के बाहर निकलेगा, तो जो भी यहाँ पे फॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो बनने वाला सब्सटेंस है, वो कहीं से तो एंट्री करेगा ना। तो जिस एंड से बेटा एंट्री कर रहा है मैं कहूंगा ये वाला उसका फेस है बेटा जी फॉर्मिंग फेस।
यहां से वो बनने के लिए क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे एंट्री करनी पड़ रहा है। आपने कहा था तो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो किसी साइड से तो बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई ये वो साइड है जहां से वो क्या होगा बेटा जी आपका बाहर निकलेगा, रिलीज आउट होगा। तो आपने कहा यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया इसी फेज का नाम होगा बेटा जी यहाँ पे आपका मैच्योरिंग फेज। लक्ष्य बेटा यहां से वो मैच्योर होके बाहर निकल रहा है, दुष्यंत यहां से वो बाहर निकल जाएगा, हमने नाम बोल दिया उसका मैच्योरिंग फेज। आपने कहा सर इसी फेज का एक और नाम रखा जाता है, नाम क्या होता है यहाँ पे सिस फेज, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ट्रांस फेज। इसमें बेटा ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, एक ही एंड के मैं तीन तीन नाम बता रहा हूं, या तो वो फॉर्मिंग फेज है, या वो मैच्योर सॉरी फॉर्मिंग फेज है, कॉन्वेक्स है, या फिर वो सिस है। दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेज है, कॉन्वेक्स है, या फिर वो बेटा जी ट्रांस फेज है। ये सारे नाम आप लोगों को क्या रखने बेटा जी यहाँ पे याद रखने। अब एक दिमागी बात आती होगी, सर क्या ये दोनों एंड सेम है या अलग अलग है? तो मैं कहूंगा दोनों एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एंड अलग कुछ होगा, ये एंड अलग कुछ होगा, इनके फंक्शंस आपस में क्या है बेटा जी इंटरकनेक्टेड से यहाँ पे आपके, क्योंकि वहां से जब काम आएगा उसी को तो करता करता काम आगे पहुंचेगा। तो हमें कहते हैं स्ट्रक्चर वाइज बोथ सरफेस आर डिफर। दोनों सरफेस कैसे हैं बेटा, दोनों एंड्स कैसे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट ये वर्क कैसा है बेटा जिनका यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने बोला both phase are structurally different but interconnected। अब यहाँ पे जरा हम साइज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, दिस इज गुड साइज की, कि सर मैक्सिमम साइज कितना हो सकता था। हम ये कहते हैं वैसे तो ये चीज वेरिएबल है, क्योंकि हम एक बात कहने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे कि सिस्टर्नी का साइज सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा जी यहाँ पे वेरी करता है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बेटा जी 5 सिस्टम ने बना के दिखा दी यहाँ पे, ऐसे सेल की एक्टिविटी कैसी है, वो सेल किस प्रकार का काम परफॉर्म कर रही है, उस सेल की एक्टिविटी के बेसिस पे और टाइप ऑफ द सेल के बेसिस पे ये चीज क्या करेगी बेटा जी यहाँ पे वेरी करेगी। बट हम नॉर्मली बात करते हैं कि ऑन एवरेज सर अगर हम ढूंढे तो कितनी यहाँ पे सिस्टर्नी हो सकती है, तो ऑन एवरेज बेटा यहाँ पे सिस्टर्नी का नंबर होता है 4 to 8। नॉर्मली नंबर कितना होता है बेटा 4 to 8। हम इन जनरल की बात करें, जनरली नंबर कितना है यहाँ पे 4 to 8 है। बट जैसे हमने बातें करते हैं यहाँ पे फंगस के केस में, इसके केस में फंगस के केस में ऐसे गोल्जी एपरेटस होते हैं जहाँ पे एक ही सिस्टम ही होते हैं, हम कहते हैं उस केस में होते हैं यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी। वहां पे कैसे होते हैं बच्चा, यूनिसिस्टर्नल। अभी गुड़िया में बात कर रहा हूं इन द केस ऑफ फंगस। चारों बेटा लक्ष्य बेटा हम बात किसकी करें आशुतोष, यहाँ पे फंगाई की बात करें, फंगस की बात करें, उसके केस में यूनिसिस्टर्नल हो जाता है। पर हम यहाँ पे जर्नल की बात करते हैं, हम कहते हैं कितना नंबर होता है 4 to 8 होता है नंबर यहाँ पे। अब इसका साइज कितना होता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं वंशी का बेटा ये साइज इंक्लोज करता है 4.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका डायमीटर कितना है बेटा जी यहाँ पे 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। अब हम एक ही चीज पे आ जाते हैं, तो अगर ये सिस्टर्नी ऐसे बने हुए हैं तो ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन होगी, लिपिड की बाइलेयर होगी, तो उसकी अपनी थिकनेस भी होनी चाहिए। हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन की जो ऑन एवरेज थिकनेस होती है कितनी होती है 75 एक्सट्रॉम बेटा जी। हम कहते हैं इसके केस में ये थिकनेस बेटा जी 50 to 60 एक्सट्रॉम क्या हो जाएगी बेटा जी, उसकी ये थिकनेस होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा जी, मेम्ब्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेम्ब्रेन की। आपने कहा बाइलेयर जो स्ट्रक्चर हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने कहा सर इसके बीच में ये क्या बैठा होगा, ये क्या बैठा होगा, ल्यूमन। क्या बैठा होगा, ल्यूमन। उसमें क्या भरा होगा बेटा जी यहाँ पे मैट्रिक्स भरा होगा। अरे उसमें क्या भरा होगा, मैट्रिक्स भरा होगा। आप कहते हैं सर ये मैट्रिक्स अगर भरा होगा तो पक्का इसके बीच में कहने की क्या होगी यहाँ पे स्पेस तो प्रेजेंट होगी यहाँ पे। तो हमने कहा एक मिनट तो डाटा चेंज करना, ये जो बेटा मैं डाटा दे रहा हूँ डाटा दे रहा हूँ स्पेस का बेटा जी,
कि इनके बीच में जो विद इन द सिस्टम में जो स्पेस होती है, विद इन द सिस्टम जो ल्यूमन की स्पेस होती है, ये कितनी होती है बेटा जी आपकी 50 to 60 बेटा जी क्या होती है यहाँ पे एक्सोनोम स्पेस होती है बिटवीन द सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन में यहाँ पे। और ये जो दो सिस्टर्नी है बेटा जी यहाँ पे, इनके बीच भी क्या होगी यहाँ पे आपकी स्पेस होगी, और ये स्पेस वंशिका बेटा जी आपकी वेरी करेगी यहाँ पे अप टू दी 100 to 300 एक्सोनोम। ये कितनी होगी 100 to 300। तो आप ऐसा देख सकते हैं सर ये 100 से 300 होगी, 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 और ये ऐसे होगी यहाँ पे। और ये पूरा हम ऑल टुगेदर जो बोलते हैं वो कहते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होने वाला है बेटा। अगला वर्ड बोलते हैं कि सर इनके बीच में भी तो क्या है यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे, और ये स्पेस कितनी 50 to 60 एक्सोनोम है। अब एक चीज और बच गई यहाँ पे, क्या चीज बच गई यहाँ पे, व्हाट अबाउट देयर मेम्ब्रेन थिकनेस, क्या बच गई यहाँ पे मेम्ब्रेन की थिकनेस। तो हमने कहा ये जो मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस, और जितना आगे प्रोसीड करते जाओगे कशिश बेटा जी इस मेम्ब्रेन की थिकनेस ऊर्जा गुड़िया यहाँ पे वेरी करने वाली, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड बोला बोथ फेस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी गुड़िया स्ट्रक्चरली क्या है डिफरेंट है, यानी कि इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो अलग है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसे यहाँ पे अलग है। याद रखना मेरे भाई इस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है लेस, तो कितनी होती है अप टू दी 4 नैनोमीटर, और इस वाले की जो थिकनेस होती है वो होती है 7 to 8 नैनोमीटर। तो ये जो वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने लाइन लिखी है एनसीईआरटी बुक की, ये डाटा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो हम एनसीईआरटी बुक के डाटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जो लाइन को बोलती है एनसीईआरटी बुक के, यहाँ पे दोनों सरफेस स्ट्रक्चरली क्या है बेटा जी आपके डिफरेंट है, बट आपस में क्या है गुड़िया यहाँ पे वो इंटर कनेक्टेड है। तो हम इस यहाँ पे कहते हैं कि मेम्ब्रेन की थिकनेस जितना आप आगे जाओगे साइज क्या होता जा रहा है बेटा जी यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, और थिकनेस क्या होती जा रही है यहाँ पे आपकी कम होती जा रही है। आपने कहा सर ये यहाँ से जब एंट्री करेगा तो इनके बीच में अगर हर जगह यहाँ पे कशिश गुड़िया मैट्रिक्स बना हुआ होगा, तो जब ये केमिकल यहाँ से पास ऑन होगा तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल जो भी चेंज होना होगा, जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा, वो बेटा जी आगे होता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे वंशिका बेटा वो चीज यहाँ से जब पास ऑन हो रही होगी तो यहाँ से उसमें चेंज आता जाएगा, तो ये एंड ऐसा होगा जहां से वो चीज क्या हो जाएगी बेटा जी अपनी पिंच ऑफ हो जाएगी, बल्जेज आउट हो जाएगी और बाहर निकलेगी बेटा। तो मैं कहूंगा यहां से बेटा इस तरह से वेसिकल्स में बेटा जी इनक्लोज होके और बेटा यहां से वो पिंच ऑफ होके बाहर निकल जाएगी। आप अपने घर जाके अच्छे से एनसीईआरटी बुक को देखना, एनसीईआरटी बुक में ये सब चीजें दिखाई गई हैं। एक गोल्जी बॉडी का डायग्राम है, एक साइड से गोल गोल आ रहा है, एक साइड से गोल गोल निकल रहा है, तो जिस साइड से वो गोल गोल आ रहा है वो कौन सा फेस है बेटा जी फॉर्मिंग फेस है, सिस फेस है, और जहां से वो निकल रहा है वो क्या है यहाँ पे ट्रांस फेस है। हमारे नीट में डायग्राम आ जाता है एज इट इज बनता हुआ, हमारे नीट में क्या आ जाता है डायग्राम आ जाता है कि भाई इस डायग्राम में ये बताओ कौन सा ए और बी करके लिख देगा कौन सा फेस कौन सा फेस है यहाँ पे। तो या तो आपको ऑप्शन में सिस फेस देगा, ट्रांस देगा, फॉर्मिंग देगा, कॉन्वेक्स देगा, तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा बातें यहाँ पे। तो ये सब बातें ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है इसका गोल्जी बॉडी। आपके किस तरह गोल्जी बॉडी पैरेलली एक दूसरे पे स्टक टुगेदर होती है, चिपकी हुई रहती है यहाँ पे आपकी, और इस तरह कनेक्टेड रहती है आपस में सब कुछ यहाँ पे, और चीजें ऐसे पास ऑन होती है। ये होल टुगेदर जो स्ट्रक्चर बनता है जिसका डायमीटर कितना बना 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का, कहां बैठा होता है नियर बाय ऑफ द न्यूक्लियस। सिल्वर नाइट्रेट से बेटा जी डार्क स्टेन फ्लो करता है यहाँ पे, आप इस रिएक्शन का नाम बोलते हैं बेटा ब्लैक रिएक्शन, क्योंकि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया तो पूरे बेटा स्ट्रक्चर कैसा हो गया था यहाँ पे ब्लैक हो गया था, तो इसी रिएक्शन का नाम आता है क्या ब्लैक रिएक्शन। अब आपको लग रहा होगा सर ब्लैक रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर आज एक छोटा सा काम आप लोग करना, 9th क्लास सब पास हुए हो, 10th क्लास में बोर्ड का एग्जाम नहीं, पर 9th में तो पास करके आए होंगे, आज 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक को खोल के देखना और उसमें गोल्जी बॉडी को पढ़ के देखना। इतनी सब बातें तो आपको कहां मिल जाएंगी बेटा जी आपको 9th क्लास में मिल जाएंगी। तो ब्लैक रिएक्शन कोई नया नाम नहीं है, हम अपने लेवल की बातों पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट स्टेन यूज होता है और ब्लैक रिएक्शन के नाम से बातें यहाँ पे होती है। सब लोगों को ये बात समझ में आती है? आज ये ऑनलाइन वाले बच्चे यस सर। ओके बच्चा,
अब हमने कहा सर अगली बात क्या है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पे गुड़िया इसकी पेरिफेरी के ऊपर हो सकते हैं इस तरह से बेटा जी ट्यूब्यूल्स, वो मे भी कैसी हो यहाँ पे ब्रांच हो या फिर कैसी हो यहाँ पे अनब्रांच हो, उसके बेटा जी आपस में इस तरह से इंटरलिंक की वजह से बेटा जी स्ट्रक्चर हमें कैसा नजर आता है बेटा जी, लाइक ए रेटिकुलर स्ट्रक्चर नजर आता है। जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें नजर आता है लाइक ए ये लाइक ए इंटरकनेक्टेड रेटिकुलम वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, और उनके साथ कनेक्ट रहती है क्या है बेटा जी यहाँ पे वेसिकल्स। अब हम बात करने वाले हैं वेसिकल्स की मेन पर। अब एक पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, सर यहां से कोई चीज पैक होके बाहर निकली, अब उस चीज को कहां जाना है, क्या उसे सेल के बाहर जाना है या उसे सेल के अंदर ही जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा। तो हम ये कहते हैं बेटा यहाँ पे जो वेसिकल बनते हैं तो वेसिकल दो प्रकार के बनते हैं। कशिश वेसिकल कितने प्रकार के हैं बेटा जी, 2 टाइप के यहाँ पे वेसिकल है। हम मेरी गुड़िया ये कहते हैं यहाँ पे वंशिका वेसिकल जो होते हैं 2 प्रकार के, एक को हम बोलते हैं स्मूथ वेसिकल, एक को हम क्या बोलते हैं स्मूथ वेसिकल, और एक को बेटा जी हम बोलते हैं यहाँ पे कॉटेड। एक को क्या बोलते हैं कॉटेड, एक को क्या बोलते हैं स्मूथ। नाम को समझ के देखते हैं। सर ये जो वेसिकल है इसके अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल भरे हुए हैं, बट इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ भी स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स या कुछ भी चीज इस पे नहीं लगी होती है। ये आपका बिल्कुल स्मूथ सरफेस का स्ट्रक्चर है बेटा। इसके केस में जब दिखाई देगा हमें बेटा यहाँ पे चारों, तो इसके अंदर ये होगा बायोकेमिकल भरा हुआ है बेटा जी, और इसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से इसके ऊपर ऐसे बेटा जी कोट नजर आएगा हमें यहाँ पे प्रोटीन होंगे स्पेसिफिक टाइप के। अब आप कहते हो सर इसके यहाँ पे पहली चीज हमें समझ में आने वाली है, जो भी मेम्ब्रेनस ट्रांसफर होगा, मतलब जो विद इन द सेल ऑर्गेनल या मैं विद इन द सेल जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कोई चीज भेजनी होगी, उनकी किसी मेम्ब्रेन के पास वो चीज भेजनी होगी। जैसे सोच के देखो इस गोल्जी बॉडी ने कोई चीज बेटा जी यहाँ पे भेजनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही दोबारा, या उसे भेजना उसे बेटा जी वैक्यूल के पास, उसे भेजना है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, तो भैया जो उनके अपने खुद के बाहर मेम्ब्रेन होगी, तो इस तरह से जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के पास जो चीज जानी होगी उसके बाद क्या होगी बेटा, जिस तरह से कोट लगी होगी बेटा जी, जिन प्रोटीन्स को पहचानने का काम करेगा वो स्पेसिफिक बेटा जी आपका यहाँ पे जो भी टारगेट साइट होगी उसे पहचानेगा और उसे रिसीव करने का काम करेगी। बट अगर कोई भी चीज ऐसी जो सेल के बाहर निकलनी है, जिसे सेल को सिक्रीट करना है, तो वो कैसा होगा बेटा जी आपका यहाँ पे स्मूथ होगा। तो आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ वेसिकल इज द सिक्रेटरी वेसिकल, तो हम ये कहते हैं ये वाला वेसिकल क्या है बेटा जी यहाँ पे अपना सिक्रेटरी वेसिकल है, और ये वाला जो वेसिकल है बेटा जी ये वाला कैसा है यहाँ पे आपका मेम्ब्रेनस वेसिकल है। मतलब जो भी इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उनके पास कोई चीज भेजनी होगी तो वो इस फॉर्म में भेजेगा बेटा जी यहाँ पे, और ये इसके बाहर होते हैं बेटा जी स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स, ये सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड जिन्हें वो टारगेट साइट पहचानेगा और उसे रिसीव करने का यहाँ पे काम करेगी। अब यहाँ पे अभी गुड़िया बात आती है, स्ट्रक्चर हमें सारा समझ में आ गया, बट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के फंक्शंस हमें समझने हैं जो बहुत ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन, इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन है जो भी चीजें आई हैं उन्हें पैक करना, उन्हें डिलीवर करना। पैक करना और डिलीवर करने का सारा काम किसका है बेटा, गोल्जी बॉडी का। हम कहते हैं its main function is packaging of material and deliver to targeted site or target site either intracellular or secretion of cell। या तो वो क्या होगा सेल का यहाँ पे सिक्रीशन के तौर पे उसे बाहर निकालने का काम करेगा, या फिर क्या होगा सेल के अंदर ही उसे किसी के पास भेजना होगा, वो जहां भी उसे डिलीवर करना होगा कशिश गुड़िया वो सारा कार्यभार किस कौन संभालेगा, यहाँ पे अपना गोल्जी बॉडी संभालेगा। ठीक बात है यहाँ पे। दूसरा काम,
It is the site of formation of glycolipid and glycoprotein. ये कशिश गुड़िया, अभी गुड़िया, ऊर्जा गुड़िया सबसे बेहतरीन फंक्शन है बेटा जी किसका, यहाँ पे गोल्जी बॉडी। जो भी ग्लाइकोसाइलेशन होता है, क्या वर्ड बोला मैंने, addition of carbohydrate to the lipid or protein and synthesis of glycolipids and glycoprotein, ये कोई जगह है जहां पे होने वाला है। तो जगह क्या है बेटा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी। समझ सकते हो, लिपिड आ रहा है सर कहां से, एससीआर से, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है किससे, एससीआर से, जोड़ दिया दोनों को, बन गया ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन आया आरईआर से, कार्बोहाइड्रेट आया बेटा एससीआर से, जोड़ दिया दोनों को, क्या बन गया यहाँ पे बेटा जी, ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह की जो साइट जहां पे सारा काम होने वाला है वो क्या है बेटा जी, अपना यहाँ पे गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन बेटा जी नीट 2020 का है। लास्ट ईयर का नीट का यही क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का सारा काम कहां होता है, तो कहां होता है बेटा, गोल्जी बॉडी में होता है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा जी फंक्शन से आपका क्वेश्चन पूछना है। तीसरा बेटा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे लाइसोसोम को कैसे बनाएगा? हाँ वैसा ही कुछ हुआ। देखो आप कहते हो सर लाइसोसोम, पहले इस नाम को समझते बाद में अपनी कार्रवाई पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया नाम सुना है 9th क्लास में, लाइसोसोम। जरा नाम को तोड़ते हैं, चारों गुड़िया अलग से गुड़िया। हमने नाम बोला बेटा सर ये एक सेल ऑर्गेनल है और इस सेल ऑर्गेनल का हमने नाम रखा लाइसोसोम। तो अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे भी वैसे, तो हम कहते हैं लाइसो। लाइसो का क्या मतलब है, लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन। जिसके पास ऐसे एंजाइम है जो चीजों की स्प्लिटिंग कोज करेंगे, जो चीजों का लाइसिस कोज करेंगे, ऐसे इसके पास क्या है बेटा जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। आपने कहा सर सोम, सोम वर्ड का मतलब है बॉडी। एक ऐसी बॉडी दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक ऐसी बॉडी जिसमें लाइसिस कोज करने वाले एंजाइम बैठे हैं। मैंने कहा यहाँ पे आशुतोष एक ऐसी बॉडी जिसमें लाइसिस कोज करने वाले एंजाइम बैठे हैं, मैं ऐसी बॉडी को क्या कहूंगा बच्चा, यहाँ पे लाइसोसोम। क्या कहूंगा? अब एक बात हो, पैकेजिंग करने का काम कौन कर रहा है? आपने कहा सर ईआर, आरईआर में प्रोटीन्स बने, मतलब वो प्रिकर्सर एंजाइम्स बन गए। वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक है उनका प्रिकर्सर बन के तैयार हो गया किसके पास में, आरईआर के पास। आरईआर ने उसे भेजा, उन आरईआर वाले जो प्रिकर्सर एंजाइम आए थे, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स आए थे, उसके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आई थी, उन्हें जोड़ जोड़ के क्या बनाया बेटा जी, एंजाइम्स। और उन एंजाइम्स को फिर एक वेसिकल में क्या कर दिया, फिल, और उस वेसिकल को कर दिया रिलीज। तो उस वेसिकल के अंदर क्या इंक्लोज कर दिया उसने बेटा जी, यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को इंक्लोज कर दिया। तो वो जो बॉडी रिलीज होके गई वो क्या बन गई बेटा जी, यहाँ पे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को पैदा किसने किया? लास्ट में पैदा तो इसी ने किया ना। हम एक और बात बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, लाइसोसोम फॉर्म बाय दी GERL सिस्टम। ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, अभी गुड़िया बड़ा जबरदस्त वर्ड है कि लाइसोसोम पैदा होते हैं GERL सिस्टम से। नाम को तोड़ दो, नाम को तोड़ दो, ऊर्जा गुड़िया ER, इट फॉर्म precursor of हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगला वर्ड मैंने बोल दिया जी, it pack all हाइड्रोलाइटिक एंजाइम in
वेसिकल। इसने उनके प्रिकर्सर बनाए, उनको प्रिकर्सर से एंजाइम बनाए, उनको पैक कर दिया किसमें बेटा जी, एक वेसिकल में। तो भैया जी चीज क्या बन गई, आया ना। प्रिकर्सर मतलब सामने कहा अमीनो एसिड्स की जब सीक्वेंस बनाई गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का सारा काम तो राइबोसोम के पास हुआ होगा, और वो ईआर के ऊपर बैठे हैं बेटा, जिन्होंने बना के उसको भेजा होगा बेटा जी यहाँ पे। उनको अमीनो एसिड्स के जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स उनको जोड़ के एक एंजाइम को बेटा जी एक्टिव जब होता है तो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। आप अगला चैप्टर पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल, तो उसमें बातें करेंगे। प्रोटीन जब सबसे पहले बनता है ना राइबोसोम में, तो उसका वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटीन एक्टिव नहीं होता, वो किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। आपका वो एक सबस्ट्रेट है जिससे आप प्रोटीन बनने वाला है, जिससे आपके एक फंक्शनल प्रोटीन बनने वाला है, वो प्रिमिटिव चीज बनके तैयार होती है। फिर हम उसकी फर्दर फोल्डिंग करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके ऐसे फर्दर फोल्डिंग होती है, उसमें तरह तरह के बॉन्ड बनते हैं, लाइक आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये तरह तरह के बॉन्ड बना के उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। जैसे कि आप बातें करते हो, जो भी दुनिया में एंजाइम्स होते हैं उनका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। उनका कैसा होता है, अपने बालों में जो प्रोटीन होता है कैरेटीन, जो अपनी स्किन में कैरेटीन प्रोटीन है, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बेटा। हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें जाके वो एक्टिव होता है बेटा। तो हर एक प्रोटीन अलग अलग स्ट्रक्चर में जाके क्या होती है बेटा जी, यहाँ पे एक्टिव होती है। तो ईआर तो क्या कर रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना बना के दे रहा है, तो वो तो एक प्रिकर्सर, वो तो एक सबस्ट्रेट है, वो तो